हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम टू इन पीजी पॉइंट। आज हम लोग करने जा रहे हैं पेपर जो आपका 3 है उससे रिलेटेड। ये आपका पार्ट 2 रहने वाला है जिसमें हम 100 क्वेश्चंस के विषय में डिस्कस कर रहे होंगे। अगर अभी तक आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो फटाफट से देख सकते हैं आप, ठीक है। ऑलरेडी प्रेजेंट है, एक प्लेलिस्ट आपको दिखेगी ऑल सेमेस्टर नहीं ऑल MCQs करके है आपके CSEMU B.Ed 4th सेमेस्टर ऑल सब्जेक्ट MCQs करके। तो वो अगर अभी आपने नहीं देखी तो मस्ट वॉच दैट प्लेलिस्ट बिकॉज इन दैट प्लेलिस्ट यू विल गॉट 5000 प्लस MCQs इंक्लूडिंग ऑल वीडियोस। तो आइए शुरू करेंगे। आज आपका जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 101, पाठ्यक्रम विकास का आयाम है अनुभव आयाम, पाठ्यवस्तु आयाम, अनुदेशन आयाम या फिर ये सभी। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये सभी। इसी तरीके से सभी आपके वीडियोस अवेलेबल हैं, आप ज़रूर देख लीजिएगा उन सभी को अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग। पाठ्यक्रम विकास की प्रमुख प्रक्रिया क्या है आपकी? मूल्यांकन करना, उद्देश्य का प्रतिपादन, पृष्ठपोषण देना या ये सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये सभी। पाठ्यक्रम विकास की प्रमुख प्रक्रिया क्या है? तो पाठ्यक्रम विकास की प्रमुख प्रक्रियाएं हैं आपकी, बताइए। ऑप्शन डी, पृष्ठपोषण देना, मूल्यांकन करना, उद्देश्य का प्रतिपादन ये सभी, उसमें नियोजन, प्रशासन, नियंत्रण ये सभी था। पाठ्यक्रम संपादन का संबंध किससे है आपका? तो ये है आपका अनुदेशनात्मक प्रारूप से। पाठ्यक्रम विकास का अभिक्रम क्या है? तो शिक्षा राज्य परिषद, माध्यमिक बोर्ड, अध्ययन समितियां ये सभी आपके क्या है? अभिक्रम है पाठ्यक्रम विकास के। पाठ्यचर्या प्रारूप व संरचना है जिसका विद्यालय में शैक्षिक अनुभवों को चुनने, नियोजित करने तथा कार्यान्वित करने में प्रयोग किया जाता है। ये कथन किसका है आपका? तो ये कथन है सेलर का। पाठ्यचर्या प्रारूप के पद आपके कौन कौन से? संसाधनों की पहचान, विषय वस्तु चयन, मानदंड, पाठ्यचर्या का मूल्यांकन ये सभी हैं। फिर क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 108, देखिए। पाठ्यचर्या प्रारूप में मुख्य भूमिका किसकी होती है? पाठ्यचर्या प्रारूप में मुख्य भूमिका होती है आपकी शिक्षक और शिक्षा विद्यार्थी की। सेमेस्टर परीक्षा की अवधि कितनी होती है? तो सीधी सी बात है, सेमेस्टर का मतलब तो 6 ही महीने होता है भैया। त्रैमासिक सत्र प्रणाली में परीक्षा की अवधि 1 वर्ष में कितनी बार होती है? तो सीधी सी बात है 3 बार। फिर देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन योजना में NCERT ने एक शैक्षिक सत्र को कितने सेमेस्टर में बांटा है? ऑप्शन सी 2 सेमेस्टर में। सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है आपका? तो बच्चों को सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना और बच्चों की त्रुटियों की पहचान करना, ये आपका सी सही हो जाएगा। मूल्यांकन में किसका अध्ययन किया जाता है? तो छात्र और शिक्षक दोनों का ही अध्ययन किया जाता है। मूल्यांकन का क्षेत्र कैसा होता है? इवैल्यूएशन से क्वेश्चन है ये आपका। तो मूल्यांकन का क्षेत्र आपका कैसा होता है? व्यापक होता है। वेरी गुड। मूल्यांकन के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं आपके? तो 2 हैं। परिणामात्मक जो आपका मूल्यांकन होता है, परिणात्मक तो इसमें आपके लिखित, मौखिक और प्रायोगिक ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। उपर्युक्त सभी आपका सही हो जाएगा। गुणात्मक मूल्यांकन किसे कहते हैं? तो गुणात्मक मूल्यांकन अगर पूछा जाएगा तो आपका निरीक्षण करना, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, प्रश्नावली ये सभी आपके गुणात्मक मूल्यांकन के प्रकार होते हैं एक तरीके से। मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो मूल्यांकन आपकी निर्णयात्मक प्रकार की प्रक्रिया है। सतत मूल्यांकन का क्षेत्र कैसा होता है? तो सतत मूल्यांकन का क्षेत्र आपका व्यापक होता है। किसके अनुसार शैक्षणिक मूल्यांकन की प्रक्रिया चतुर्मुखी है? तो ये है आपके डॉक्टर पटेल के अनुसार। किसके अनुसार? डॉक्टर पटेल के अनुसार क्या कहा गया कि शैक्षणिक मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है वो कैसी है? चतुर्मुखी है। कैसे याद रखोगे? जो डॉक्टर पटेल हैं वो बहुत क्या है? चतुर हैं। क्या है? डॉक्टर पटेल बहुत चतुर हैं। तो जैसे ही आपको स्टेटमेंट में चतुर्मुखी दिख जाए समझ जाइएगा। फिर है, आप किसी विद्यालय में गणित शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। आप कक्षा 8 के छात्रों के आकलन के लिए किसका सहारा लेना चाहेंगे? तो ग्रेडिंग व्यवस्था का सहारा लेना चाहेंगे। शिक्षण में गुणात्मक व्यवहार परिवर्तनों के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त तकनीकी नहीं है। ऑप्शन सी निबंधात्मक परीक्षण। एक भाषा शिक्षक के दृष्टिकोण को किस स्तर पर औपचारिक मूल्यांकन नहीं होना चाहिए? तो प्राथमिक स्तर पर। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत वाक्यांश व्यापक मूल्यांकन इंगित करता है। क्या इंगित करता है? संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र एवं मनोगत्यात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन इंगित करता है। मूल्यांकन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो मूल्यांकन में
बच्चे के व्यक्ति कौशल की अभिवृद्धि और अभिप्रेरणा का विकास, बच्चे के ज्ञान आचरण व प्रगति में होने वाले परिवर्तन, अधिगम का दैनिक जीवन में व्यवहार व उपयोग में परिवर्तन, इन सभी का ध्यान रखना चाहिए। मूल्यांकन के उपकरण कौन कौन से हैं आपके? तो मौखिक प्रश्न, प्रयोगात्मक परीक्षा, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, ये सभी हैं। उत्तम मूल्यांकन के गुण कौन कौन से हैं आपके यदि पूछा जाए तो उत्तम मूल्यांकन के गुण में आपका विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, वैधता, ये सभी सही हो जाएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का भाषा शिक्षण में मुख्य उद्देश्य है, क्या है? तो उपचारात्मक, निदानात्मक, अधिगम का स्तर, ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है आपका? तो पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन, परीक्षा प्रणाली में सुधार करना, विद्यार्थियों को उत्तम ढंग से पढ़ाना, ये सभी क्या है आपके मूल्यांकन के उद्देश्य हैं। विषय वस्तु का मूल्यांकन आधारित होना चाहिए। विषय वस्तु का मूल्यांकन आधारित होना चाहिए किस पे? तो आंशिक और बाहरी दोनों परीक्षणों पर। शिक्षण में सतत एवं समग्र मूल्यांकन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है आपका? तो वर्ष में एक ही बार होता है, ये कथन गलत है, बाकी सारे सही हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत में मूल्यांकन व्यवस्था को बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व से ज़्यादा प्रदर्शित करने वाला बनाया है। मूल्यांकन का प्रयोजन क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन है, पढ़िए चारों और बताइए। मूल्यांकन का प्रयोजन है, क्या है मूल्यांकन का प्रयोजन? तो बालक के विकास के हर पक्ष का मूल्यांकन करना ही मूल्यांकन का प्रयोजन है। सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ क्या है? सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है कि बच्चों के परीक्षा संबंधी व्यय को समाप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीजीपीए का फुल फॉर्म, जीजीपीए का आपका फुल फॉर्म क्या होगा? ग्रेजुएट ग्रेड पॉइंट एवरेज। क्या? ग्रेजुएट ग्रेड पॉइंट एवरेज। सीजीपीए क्या है आपका? सीजीपीए जो सीबीएसई बोर्ड होते हैं ना, उनके में सीजीपीए ही चलता है। तो ये आपकी एक ग्रेडिंग प्रक्रिया है। जब तक बालक सीखता नहीं, शिक्षक ने पढ़ाया नहीं। उपरोक्त कथन किस शिक्षा शास्त्री का है? तो ये बात कही है किलपैट्रिक ने। क्या कहा है कि जब तक बालक सीखता नहीं, शिक्षक ने पढ़ाया नहीं। किस कार्य का प्रमुख उद्देश्य छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लाना है? तो उपचारात्मक एकदम सही हो जाएगा आपका। शिक्षण के कितने प्रमुख चर होते हैं? प्रमुख की बात की गई है यहाँ पर, तो आप 3 लगा करके आएंगे। शिक्षक के 3 प्रमुख चर, शिक्षण के यानी कि टीचिंग के 3 प्रमुख चर होते हैं। कौन कौन से? तो टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम। अनुदेशन व्यक्तित्व के किस पक्ष को प्रभावित करता है? तो अनुदेशन व्यक्तित्व के ज्ञानात्मक पक्ष को प्रभावित करता है। शिक्षक के व्यक्तित्व से कौन प्रभावित होता है? तो शिक्षक के व्यक्तित्व से छात्र प्रभावित होता है, स्टूडेंट प्रभावित होते हैं। इनमें से कौन मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली सतत प्रक्रिया है आपकी? तो अधिगम यानी लर्निंग। शिक्षण चरों की प्रमुख क्रिया नहीं है। क्या नहीं है? तो आपकी समस्या जो है ये शिक्षण चरों की प्रमुख क्रिया नहीं है। किस शासन व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षण में शिक्षक की अपेक्षा छात्र अधिक क्रियाशील रहता है? शिक्षक की अपेक्षा छात्र अधिक क्रियाशील किस में रहता है? तो हस्तक्षेप रहित। कौन बालक के व्यक्तित्व के लगभग सभी आयामों को प्रभावित करता है? क्वेश्चन नंबर 145। बहुत ही स्पीड के साथ आप अपना रिवीजन कर रहे हैं, आप ये मान करके चलिए, है ना। इतने ही सुपर फास्ट तरीके से आपको जल्दी रिवीजन करने को नहीं मिलेगा। इवन आप खुद से भी पढ़ोगे ना तो भी इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे, है ना। ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा, शिक्षण। इनमें से कौन सी प्रणाली व्यवस्था के आधुनिक सिद्धांत पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 146। तो आपका मुक्तात्मक शासन प्रणाली हो जाएगा। एन इंस्ट्रक्शनल थ्योरी पुस्तक के लेखक कौन है आपके? तो एन इंस्ट्रक्शनल थ्योरी पुस्तक के लेखक हैं हार्सफोर्ड। शिक्षण एक क्या है? तो शिक्षण एक अंतःक्रिया है। शिक्षण के कितने पक्ष होते हैं? तो शिक्षण के 3 पक्ष होते हैं। अनुबंधन, प्रशिक्षण, अनुदेशन एवं शिक्षण सभी का आयोजन एवं व्यवस्था किसके लिए की जाती है? क्वेश्चन नंबर 150। तो आपका ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा, अधिगम यानी कि लर्निंग के लिए। अगर आप एक एवरेज देखें तो 50 क्वेश्चंस को आप 10-10 मिनट में कर पा रहे हैं, है ना। तो इससे सुपर फास्ट कुछ नहीं हो सकता है। 151 की बात करें अगर, शासन के स्वरूप के अतिरिक्त भी शिक्षण को प्रभावित नहीं करती है तो परामर्श ना लेना। प्रभावशाली शिक्षण हेतु शिक्षक सर्वप्रथम कौन सा कार्य करता है? एक इफेक्टिव टीचिंग के लिए टीचर सबसे पहले क्या करता है? तो निदानात्मक यानी कि चीज़ों का
सोल्यूशन निकाल के रखता है जो बच्चों की प्रॉब्लम्स होती हैं। शिक्षण की प्रकृति की व्याख्या नहीं है, क्या नहीं है, कि शिक्षण एक उपचार नहीं है। देखिए अब हम आपको ये भी बता देते हैं कि अगर अभी तक आप हमारे इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं तो पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से जरूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल पीजी पॉइंट के नाम से, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। शिक्षण सर्वाधिक बौद्धिक अभिव्यक्ति वाली एक व्यापक क्या है, तो एक व्यापक प्रक्रिया है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शिक्षण किसी न किसी रूप में कब से चलता आ रहा है, तो शिक्षण किसी न किसी रूप में आदिकाल से चलता आ रहा है। छात्रों को सिक्के द्वारा नियोजित, व्यवस्थित एवं प्रस्तुत शिक्षण के अनुरूप ही क्रियाशील होना पड़ता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, शिक्षक। छात्र को शिक्षक के द्वारा नियोजित, व्यवस्थित एवं प्रस्तुत शिक्षण के अनुरूप ही क्रियाशील होना पड़ता है। अनुभवों तथा अनुक्रियाओं द्वारा व्यवहार में होने वाले सुधार एवं परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। ये किस विद्वान का मत है, तो ये है आपके गेट्स का मत। शिक्षण के सभी पक्ष जो आपके नियोजन, व्यवस्था, अग्रसरण एवं मूल्यांकन का परिचालन किसके द्वारा ही किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 158, तो ये किया जाता है शिक्षक के द्वारा। शिक्षण प्रक्रिया में कौन सा चरण नहीं होता है, टीचिंग प्रोसेस में इनमें से कौन सा चीज़ नहीं होती है, क्वेश्चन नंबर 159, तो आप क्या लगा करके आएंगे, ऑप्शन डी समाचार। शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत कौन आश्रित चर के रूप में कार्य करता है, आश्रित कौन होता है, तो आश्रित बच्चा होता है। किस पे आश्रित होता है, तो शिक्षक पर आश्रित होता है। प्रत्येक शिक्षक अनिवार्य रूप से किसका शिक्षक होता है, तो प्रत्येक शिक्षक अनिवार्य रूप से सामान्य नैतिक आचरण का शिक्षक होता है। व्यक्तिगत रूप से छात्रों एवं उनकी समस्याओं को समझने, उन पर ध्यान देने का कार्य कौन करता है, तो ये आपका अध्यापक करता है। ठीक, नेक्स्ट, पाठ्यक्रम विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिकरण कौन है आपका, तो पाठ्यक्रम विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिकरण आपका अध्यापक है। पाठ्यक्रम को वास्तविक कार्यात्मक रूप कहाँ प्रदान किया जाता है, यदि ये पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि कक्षा में। पाठ्यक्रम पर शिक्षक वर्ग का प्रभाव किन रूपों में कार्य नहीं करता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, व्यवहार के रूप में कार्य नहीं करता है। शिक्षकों के आचार विचार, आस्थाएं, मान्यताएं, सामाजिक पृष्ठभूमि एवं शैक्षिक योग्यता आदि किसको बहुत अधिक प्रभावित करते हैं, तो ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा, पाठ्यक्रम को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। प्रत्येक शिक्षक किसमें कुछ आस्था रखता है, तो प्रत्येक शिक्षक नैतिक मूल्यों में आस्था रखता है। अध्यापक का छात्र, विद्यालय तथा उनसे संबंधित सभी पक्षों से कैसा संबंध होता है, तो ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा, विचारात्मक संबंध होता है। शिक्षकों का आयु वर्ग किसको प्रभावित करता है, तो शिक्षकों का आयु वर्ग पाठ्यक्रम को प्रभावित करता है, ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। शिक्षकों में किस उत्तरदायित्व की प्रबल भावना होती है, तो ज्ञान और अनुभव दोनों के। युवा एवं प्रौढ़ शिक्षकों की सोच एवं अनुभव में क्या होता है, युवा एवं प्रौढ़ शिक्षकों की सोच में पर्याप्त अंतर होता है। शिक्षा प्रक्रिया की महत्वपूर्ण धुरी कौन है, तो इसकी महत्वपूर्ण धुरी शिक्षक है, ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाठ्यक्रम पर शिक्षक वर्ग का प्रभाव कितने प्रमुख रूपों में कार्य करता है, क्वेश्चन नंबर 173, तो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 2। किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार क्रिया को ढालने तथा क्रिया की ओर निर्देशित करने की प्रक्रिया मॉडल या प्रतिमान होती है। ये परिभाषा किसकी है, ये परिभाषा है आपके वील्ड की। पाठ्यचर्या प्रतिमान है, क्या है आपका पाठ्यचर्या प्रतिमान, तो ये है आपका पाठ्यचर्या स्वरूप। ग्रास रूट मॉडल किसका है, तो ग्रास रूट मॉडल आपका हिल्दा टाबा का है, याद रखिएगा, ये हिल्दा टाबा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। हिल्दा टाबा ने पाठ्यचर्या विकास के कितने चरण बताए हैं, तो हिल्दा टाबा ने पाठ्यचर्या विकास के 7 चरण बताए। कितने, 7। हिल्दा टाबा ने कितने चरण बताए हैं, 7 चरण बताए हैं। टाइलर ने पाठ्यचर्या विकास के मॉडल का निर्माण कब किया, तो इन्होंने किया सन 1942 में। केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिक संस्थान का गठन कब हुआ, तो केंद्रीय शिक्षक प्रौद्योगिकी संस्थान का गठन आपका 1984 में हुआ। केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान में मुख्यतः कितने प्रभाग हैं, क्वेश्चन नंबर 180, तो ये हैं आपके 6। वनस्थली की स्थापना किस सन में हुई, तो वनस्थली जो है आपका, वनस्थली की स्थापना हुई थी सन 1935 में। इंदौर विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी हुई थी सन 1964 में। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़ें।
वनस्थली 35 में और इंदौर 64 में। इंदौर विश्वविद्यालय का नाम किस सन में बदलकर देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय रखा गया? तो इंदौर विश्वविद्यालय का नाम देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय सन 1988 में रखा गया। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय में बीएड कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी आपके सन 1986 में। शांति निकेतन का अन्य नाम क्या है आपका? तो शांति निकेतन का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन सी विश्व भारती। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी यदि पूछा जाए? तो इसकी स्थापना की थी आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का उत्तरण निम्न में से किससे हुआ है? तो सभ्यता और प्रगति से हुआ है। एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना एक क्या है? तो एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना एक ज्ञान का निर्माण की प्रक्रिया है। एनसीएफ 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में शिक्षा को किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है? क्वेश्चन नंबर 189। तो अभिरुचि के अनुरूप ही आपका एकदम सही हो जाएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका क्या है? तो बच्चों के आकलन का सही तरीका है दैनिक परीक्षाएं। एनसीएफ 2005 का भाषा फॉर्मूला क्या था आपका? तो ये आपका था त्रिभाषा फॉर्मूला। ठीक, एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो एनसीएफ 2005 की कार्यशाला आपकी दिल्ली में आयोजित की गई थी। एनसीएफटीई की शुरुआत कब हुई थी? तो एनसीएफटीई की शुरुआत आपकी 2009 में हुई। एनसीएफटीई का फुल फॉर्म और एनसीएफ का फुल फॉर्म बताइएगा कमेंट सेक्शन में। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था आपका? तो 1869 में हुआ। महात्मा गांधी ने किस शिक्षा संस्थान की स्थापना की थी? क्वेश्चन नंबर 195। तो महात्मा गांधी ने किस शिक्षा संस्थान की स्थापना की थी? ऑप्शन बी टॉल्स्टॉय फार्म की थी। वर्धा सम्मेलन आपका कब हुआ? तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा, वर्धा सम्मेलन आपका 1937 में हुआ। बेसिक शिक्षा के सिद्धांत क्या थे आपके? तो बेसिक शिक्षा के सिद्धांत थे क्या क्या? शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाने का सिद्धांत, शिक्षा को आत्मनिर्भर बनाने का सिद्धांत, साथ अहिंसा और सर्वोदय का सिद्धांत। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म आपका कब हुआ था? तो 1861 में हुआ था। कब हुआ था? 1861 में हुआ था। गिज्जू भाई बधेका का जन्म कहाँ हुआ था? गिज्जू भाई बधेका का जन्म हुआ था गुजरात में। दिवा स्वप्न किसकी रचना है? तो ये रचना है गिज्जू भाई बधेका की। ठीक, तो यहाँ से आप कंप्लीट करते हैं अपने 100 क्वेश्चंस। ठीक, अब इससे पहले आपका पार्ट 1 आपने देख लिया होगा, ये है आपका पार्ट 2। इसके जस्ट बाद में आपको पार्ट 3 और पार्ट 4 भी मिल जाएगा। इन चारों पार्ट के माध्यम से हम आपको 400+ MCQs करवा रहे होंगे। इसके अलावा हमने आप लोगों को इजी नोट्स के ऑलरेडी करवा दिए हैं और भी MCQs हम आपको करवाते रहेंगे। बस आपको चैनल पर रेगुलर बने रहना है। बस आप अपने साथी सहपाठियों तक शेयर करते रहिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि क्या आपने MCQs की PDF खरीद ली? अगर खरीद ली है तो बहुत अच्छी बात है। उसका रिवीजन जरूर करते रहिएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ, प्रेशर नहीं दे रही हूँ कि कुछ करो या ना करो, ये तो हम पढ़ा ही रहे हैं आपको, लेकिन रिवीजन उनका करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो क्लासेस नहीं होंगी, वो आपको स्वयं से पढ़ना है। अब PDF में हम कैसे लेंगे? हमने कहा PG Point ऐप इंस्टॉल कर लिए। जिन बच्चों के पास नहीं है, PG Point रेफरल कोड डाल करके PG Point ऐप इंस्टॉल करिए। वहाँ पर आपको फ्री और पेड दोनों ही PDF मिल जाएंगे। जिसको फ्री पढ़ना है फ्री पढ़ सकता है, और जिसको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, कम समय में पूरी तैयारी फटाफट से एकदम, तो वो PDF ले सकता है। ठीक है, और जिन्होंने ले ली है बहुत अच्छी बात है, आराम से पढ़ते रहिए। अगर कोई समस्या आती है तो आप हमें pgpoint100@gmail.com हमारी मेल ID, PG Point ऑफिशियल के नाम से हमारी इंस्टाग्राम ID है। आप हमें वहाँ पर अपनी बात कह सकते हैं और हम आपको उसका सोल्यूशन दे सकते हैं। ठीक, वीडियो अगर हमारे सारे आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक करना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना नहीं भूलिएगा, बिकॉज योर कमेंट मोटिवेट्स मी अ लॉट। थैंक यू सो मच।